सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। Good morning everyone. Hello dear friends and students. As you already know कि हम 11th क्लास का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो यहाँ पर न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका 6th चैप्टर है। इसके 2 लेक्चर हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उन 2 लेक्चर्स को समझ लें, देख लें, उसके बाद ही आप इसे समझ पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। अब देखिए संघवाद हम पढ़ रहे थे और इसके 2 लेक्चर जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो सेम ही चैप्टर है, संघवाद वाला ही चैप्टर है। और जो बचे हुए टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें ही डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है भारतीय संघवादी व्यवस्था में तनाव, यानी कि भारत में जो संघवाद व्यवस्था अपनाई गई है उसमें किस तरीके के तनाव जो हैं उन्हें देखा जा सकता है। तनाव एज नॉन एज समस्याएं, कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमें सामना करना पड़ता है। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं तनाव की बात करूं, किसकी, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव की बात करूं, तो तनाव किनके बीच में है, केंद्र में और राज्य में क्या है, तनाव है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो केंद्र क्या चाहता है, सारी शक्तियों को अपने पास रखना चाहता है। राज्य क्या चाहता है, जो उसको शक्तियाँ मिली है उसे बढ़ाना चाहता है। बात समझ में आई? कल हमने एकात्मक और संघात्मक लक्षण पढ़ा था, उसमें भी हमने क्या देखा कि जो संघ है, जो केंद्र है, उसने अपने पास शक्तियों को अधिक रखा हुआ है। तो उसी चीज़ को हम बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे। अब क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वायत्तता की मांग। तो स्वायत्तता का अर्थ क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। स्वायत्तता का मतलब है हमें और आज़ादी चाहिए, हमें और ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र क्या कर रहा है कि उनकी फ्रीडम को कम कर रहा है, और राज्य क्या चाहता है, अपनी फ्रीडम को बढ़ाना चाहता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है, स्वायत्तता की मांग। तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो अलग होना चाहते हैं, स्वायत्त होना चाहते हैं, यानी कि अभी क्या है वो किसी स्टेट के साथ हैं और वो उससे अलग होकर एक डिफरेंट स्टेट बनना चाहते हैं। इसे ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, स्वायत्तता की मांग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों, नवीन का मतलब क्या हो गया, नया, न्यू, ठीक है, तो जो भी नवीन राज्य हैं के गठन की मांग को लेकर हमेशा से तनाव रहा है। तो हम देख सकते हैं जब आप अगली क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो इसे और डिटेल में आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत के ऐसे कई राज्य हैं जो मूल राज्य से अलग होकर नए राज्य बने हैं। जैसे 7 सिस्टर की बात करूं तो असम में आप देखेंगे नागालैंड है, अलग हुआ। बिहार से आप देखेंगे क्या अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तेलंगाना हुआ। गुजरात से मुंबई अलग हुआ। तो ये सब क्या है, नवीन राज्यों की मांग है, नए राज्यों की मांग है। तो ये क्या है, भारतीय संघवादी व्यवस्था का सबसे पहला तनाव है, सबसे पहली समस्या। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी स्टेट के साथ रह रहे हो लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, आपका विकास नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कहते हैं कि ये हमें इस स्टेट से अलग कर दो। अब आपके स्कूल में इतने सारे सेक्शन हैं, क्यों बनाए गए हैं, ताकि हर सेक्शन पर अधिक ध्यान दिया जा सके। नहीं तो सारी 11th भी एक साथ बिठा सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा, हर बच्चे पर ध्यान नहीं जा पाएगा। तो इसी तरीके की सोच जो है वो क्या है, राज्यों की भी है कि हम जिस मूल राज्य के साथ रह रहे हैं वहाँ पर हमारा डेवलपमेंट या विकास जो है वो ब्लग हो रहा है, वो स्टॉप हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो अगर हमें एक न्यूक्लियर स्टेट बना दिया जाएगा, एक अलग राज्य बना दिया जाएगा, तो हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट और तीव्रता से और तेज़ी से हो सकता है। क्लियर है बेटा पॉइंट? देखिए दूसरा क्या है
इसी के साथ सिमिलर है कि समय समय पर अनेक राज्यों द्वारा तथा राजनीतिक दलों द्वारा, तो कौन कौन से हैं, पहले तो क्या है, अलग अलग राज्य हैं और उसके साथ क्या है, राजनीतिक दल हैं, उनकी क्या डिमांड रही है, उनकी क्या मांग रही है कि केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग जो है वो उठाई जाती रही है। ज़्यादा स्वायत्तता का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई उनको ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, कि राज्य जो है उनके ऊपर एक तरीके से तानाशाही कर रहा है, ऐसा उनका मानना है कि राज्य जो है हमारे ऊपर या तो बजट बहुत कम रिलीज़ कर रहा है या हमें पैसे बहुत कम दे रहा है, जिसकी वजह से हम अपना विकास नहीं कर पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक जॉइंट फैमिली में, एक न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 4 बच्चे हैं, चारों पैसा कमा रहे हैं, चारों 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो साल महीने का कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गए। वो 2 लाख रुपए किसको दे देते हैं, अपने पिताजी को दे देते हैं। अब पिताजी क्या करेंगे, उनको बांटेंगे कि आपको कितना है, तो जो 50,000 कमा रहा है उसको कितने मिल रहे हैं, 10,000। वो कमा के कितने दे रहा है, 50,000, और उसको खर्ची कितनी मिल रही है, 10,000। तो वो कहेगा ना कि पापा साल में थोड़ी सी तो बढ़ा दो, 15 कर दो, क्योंकि पापा क्या है, बाकी सारा खर्चा देख रहे हैं, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, उनकी बेटी की शादी करने का, रहने का, सब चीज़ों का खर्चा देख रहे हैं ना। तो केंद्र सरकार भी ऐसी है। केंद्र सरकार को पैसा कहाँ से आता है, राज्य सरकारों से ही आता है। अब वो राज्यों को पैसा जो है वो उतना रिलीज़ करते हैं ताकि बाकी भारत का भी कल्याण हो सकता है, बाकी भारत के जो राज्य हैं उनका भी विकास हो जाए, तो वो उस हिसाब से उनको पैसा रिलीज़ करते हैं। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें और पैसा चाहिए, हम और ज़्यादा विकसित होना चाहते हैं। क्लियर है बेटा दोनों पॉइंट? कोई डाउट है इसमें, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो? चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेंगे इसे। हो गया नोट बेटा? जो बच्चे ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। अब इसी तनाव को हम आगे बढ़ाते हैं, तो किस तरीके के तनाव जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में देखे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। चले आगे। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे अभी पिछली स्लाइड में, कि समय समय पर अनेक राज्यों द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती है। अब ये कौन सी स्वायत्तता है उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? तो 3 तरीके की स्वायत्तता मांगते हैं। स्वायत्तता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। सबसे पहली जो है स्वायत्तता वो है वित्तीय, साथ साथ लिखते चलेंगे बेटा। ये क्या चाहते हैं? वित्तीय स्वायत्तता चाहते हैं। दूसरी क्या है? प्रशासनिक। पहली क्या है? वित्तीय, दूसरी है प्रशासनिक, और तीसरी है सांस्कृतिक एवं भाषाई। तीसरी क्या है? सांस्कृतिक एवं भाषाई। तो बेटा यहाँ पर ये 3 प्रकार की स्वायत्तता है जो समय समय पर अनेक राज्यों द्वारा मांगी जाती रही है। क्लियर है बेटा? पहला वित्तीय, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा भाषाई एवं सांस्कृतिक। देखिए जब हम वित्तीय सहायता की बात कर रहे हैं या वित्तीय स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, तो ये केंद्र डिसाइड करता है कि कौन से राज्य को किस सेक्टर में कितना पैसा जो है वो दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राज्य क्या कहते हैं? राज्य की आय से अधिक। राज्य क्या कह रहे हैं? राज्य की आय से अधिक संसाधन होने चाहिए। राज्य की आय से अधिक संसाधन होने चाहिए। तो यहाँ पर राज्य क्या कह रहा है कि जो पैसा हम आपको कमा के दे रहे हैं, जो आय हम आपको दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आप हमें संसाधन दीजिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? अपना विकास, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा पॉइंट? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। राज्यों के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि किसी राज्य में मान लीजिए पेट्रोलियम खनिज पदार्थ ये वहाँ पर पाए गए। उड़ीसा का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। उड़ीसा में लो इस्पात जो है वो पाया गया, तो उस पर नियंत्रण किसने कर लिया? केंद्र सरकार ने कर लिया। तो यहाँ पर राज्य क्या कह रहा है कि इन संसाधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए?
हमारा होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें? प्रशासनिक में पहला पॉइंट लिखेंगे जो शक्तियों का विभाजन है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन राज्य के पक्ष में। देखिए पक्ष में होना चाहिए, लेकिन अभी है किसके पक्ष में? केंद्र के पक्ष में। जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें शक्तिशाली किसे बनाया गया है? केंद्र को बनाया गया है, संघ को बनाया गया है। तो यहाँ पर राज्य क्या कह रहे हैं कि जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन इस प्रकार से हो कि वो राज्यों के पक्ष में हो, ना कि केंद्र के पक्ष में। अगला हम प्रशासनिक में क्या देख सकते हैं कि राज्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाए, महत्व दिया जाए या महत्वपूर्ण माना जाए, महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं। अब देखिए इनका कहना भी ठीक है, क्योंकि राज्यों के द्वारा ही क्या बन सकता है? संघ। जब कई सारे राज्य मिलते हैं तभी तो संघ बनता है ना। तो इनकी डिमांड क्या है? क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन अधिक है तो हमें प्रशासनिक रूप से भी महत्वपूर्ण अधिकार जो हैं वो दिए जाने चाहिए, जो कि अभी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है बेटा? संस्कृति और भाषा की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? तमिलनाडु, लिखते चलेंगे बेटा। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर विवाद। क्लियर है बेटा? भाषाई में क्या लिख सकते हैं कि जो तमिलनाडु है में हिंदी का विरोध किया जाता है। ऐसे ही और भी कई राज्य हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पंजाब देख सकते हैं। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में वो क्या बोल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा एवं संस्कृति, पंजाबी भाषा एवं संस्कृति को महत्वपूर्ण बनाने की मांग किसके द्वारा की जा रही है? पंजाब राज्य के द्वारा की जा रही है। क्लियर है बेटा पॉइंट? तो देखिए स्वायत्तता की बात करेंगे तो उसे हम कितने आधारों पे बांट सकते हैं? 3 आधारों पे। पहला वित्तीय, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार जो है, इन 3 आधारों पर हम इसे बांट सकते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? फटाफट नोट कर लीजिए, जो बच्चे ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया बेटा? मिटा दें? पक्का? अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की। किसकी चर्चा करेंगे? राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी भारत में आपातकाल लगाया जाता है तो वहाँ पर कौन सा शासन हो जाता है? राष्ट्रपति शासन हो जाता है। राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का मुखिया होता है, जिसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो किसी भी राज्य का एक तरीके से मान लीजिए पिता होता है। तो यहाँ पर हम राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? राज्यपाल की भूमिका एवं राष्ट्रपति शासन। जितने भी IAS अधिकारी हैं और राज्यपाल जो हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इनकी जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, वो भी किसके प्रति अधिक होती है? अब देखिए जितने भी राज्य हैं उनमें जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो कैसे की जाती है? राज्यों से कोई सहमति नहीं ली जाती। राज्यों की सहमति के बिना, लिखेंगे, राज्यों की सहमति के बिना राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि इसमें स्टेट का, राज्य का कोई लेना देना नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा ये पॉइंट? देखिए जो पूरे राज्य का मुखिया है वो जब चुना जा रहा है तो उसमें उस राज्य से कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है वो कभी भी लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि राज्यों में राज्यपाल की सहायता से किसी भी समय राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। चलिए इसी को लिखेंगे इसी को, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो अपने आप को क्या कर रही है? मजबूत कर रही है कि राज्य के पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति शासन को लगने से रोक सके, क्योंकि यहाँ पर
जिसका डिसीजन होगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 356 के द्वारा वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली आपातकाल लगा सकता है। क्लियर है बेटा पॉइंट, इसमें कोई डाउट? तो राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कर पाएंगे? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे पहले। संघवाद के विशेष रूप में राज्यपाल की भूमिका एवं राष्ट्रपति शासन को बताएं, राष्ट्रपति शासन को बताएं। तो यहाँ पर आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि राज्यपाल जो होते है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यों की सहमति के बिना ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उसी के माध्यम से केंद्र सरकार जो है राज्यपाल के माध्यम से क्या कर सकती है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। चलिए अब इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन जो है, जो आपके एग्ज़ाम में बड़ा रिपीटेबली आता है, उसकी चर्चा करेंगे। और सवाल है कि भारत में संघीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों? क्या सवाल है? भारत में संघीय व्यवस्था जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? या इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो शक्तिशाली केंद्र है उसको बनाने की आवश्यकता क्यों? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन लिखिए पहले। भारत में शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता क्यों? क्लियर है बेटा? इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा ये मैक्सिमम जो है वो आपका 4 अंकों में आ सकता है। कितने अंकों में आ सकता है? 4 अंकों में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे। तो शक्तिशाली केंद्र क्यों चाहिए? क्योंकि भारत क्या है? भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश। तो हमें पता है कि विश्व में कितने नंबर पर आता है भारत? दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो इतनी विशाल जनसंख्या है, इसीलिए हमें क्या चाहिए? शक्तिशाली केंद्र चाहिए या संघवाद चाहिए। क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, भारत क्या है? विभिन्नताओं एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा देश। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत के अंदर क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आप देख सकते हैं भाषा, संस्कृति, पहनावा, खान पान सब कुछ क्या जाता है, बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में ही हमें एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता या शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता या संघवाद की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है बेटा? तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्र के माध्यम से इन समस्याओं को निपटाना चाहते थे। तो देखिए इतनी सारी विविधताएं, इतनी बड़ी जनसंख्या, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि अगर हम केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर देंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा, काम का बंटवारा हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तरीके की जितनी समस्याएं हैं उनका हल किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? लास्ट पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, आज़ादी के समय 565 रियासतों को मिलाना कठिन कार्य। तो ब्रिटिश प्रांत में जैसा हमें पता है कि शासन जो है वो 2 तरीके से किया जाता था। एक ऐसा शासन था जहाँ पर ब्रिटिशर जो हैं वो डायरेक्टली शासन करते थे, सीधे रूप से शासन करते थे, और दूसरा क्या था, रजवाड़े थे। और इन रजवाड़ों की संख्या कितनी थी बेटा? 565। और इन्हें भारत में जब शामिल किया गया तो इन्हें मजबूती से बांधे रखने के लिए भी हमें एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।